वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स इन योर साइंस क्लास। मेरा नाम है अस्मिता रघुवंशी और मैं आपकी साइंस टीचर हूँ। ओके, आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम है कोल एंड पेट्रोलियम, जो कि है चैप्टर 5। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। जिसने अभी कंप्लीट नहीं किया है वो जल्द से जल्द अपनी कॉपी कंप्लीट करके रखें। ओके, और कॉपियां अभी चेक नहीं होने वाली हैं, वो जब स्कूल रीओपन होंगे ना तब चेक होंगी। ओके, पहले आप अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, अभी से करके रखिएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये भी होगा कि क्वेश्चन चैप्टर 5 क्यों डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं, बीच के चैप्टर्स क्यों नहीं पढ़ा है मैम ने। तो वो चैप्टर्स हम बाद में पढ़ेंगे, अभी ये थोड़ा शॉर्ट चैप्टर है तो हम इसको पहले कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल एंड पेट्रोलियम है क्या एक्चुअल में, ये आप भी जानते हैं। ये क्या है, रिसोर्स है। कौन से रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, जो कि नेचर में पहले से अवेलेबल थे, जिसको इंसानों ने यूज करना फिर स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं, कोल एंड पेट्रोलियम क्या होते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे बने, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. हम डेली हमारे बेसिक नीड्स में हम बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको नेचर से मिलती हैं, और कुछ किससे कौन बनाता है, ह्यूमंस खुद बनाते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें यहाँ पे आपको लिस्ट बनाई, जैसे नेचुरल में मैंने लिखा है वाटर, एयर, मैन मेड में टेबल, चेयर, इस तरीके से आप पूरी एक लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कि एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स वो किस लिस्ट में आएंगे, नेचुरल में आएंगे या मैन मेड में आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है वो नेचुरल में आएंगे, क्योंकि वो पहले से नेचर में प्रेजेंट है, उनको इंसानों ने तो बनाया नहीं है। ठीक है, कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। अब क्या एयर, वाटर, सॉइल क्या वो खत्म हो सकते हैं क्या ह्यूमन एक्टिविटीज से। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर। अब आपने वाटर के बारे में पढ़ा होगा क्लास 7th में कि वाटर की धीरे धीरे कमी होती जा रही है। कौन से वाटर की, साफ पानी की, जो हम पीते हैं उस पानी की। ठीक है, इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी वेरियस रिसोर्स इन नेचर, नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स। अब वो कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है उसके बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। कौन कौन से, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अब इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कौन से होते हैं, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। कैसे प्रेजेंट रहते हैं, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल सनलाइट एंड एयर। तो मतलब क्या हुआ, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स जो अनलिमिटेडली प्रेजेंट रहते हैं हमारी नेचर में, मतलब जो खत्म नहीं हो सकते, ह्यूमन एक्टिविटी उन्हें कभी खत्म नहीं कर सकती। तो वो कौन सी चीजें हैं, सनलाइट एंड एयर। ठीक है, उसके बाद आते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स मतलब जो लिमिटेड क्वांटिटी में, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन ह्यूमन नेचर इज लिमिटेड, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। ये सारे वो रिसोर्स हैं जो कि एग्जॉस्ट हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से। Okay, assume that the eatables in the container represent the total availability of exhaustible natural resource like coal, petroleum. आप ऐसा assume करिए, सोचिए कि एक कंटेनर है, उसमें हमने ये सारे जो ईटेबल होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे ये ख़त्म भी होंगे। तो क्या पुरानी जो जनरेशन थी, क्या हमसे पहले जो जनरेशन थी, उन्होंने क्या इनको यूज़ नहीं किया होगा, ऑफकोर्स किया होगा, लेकिन उन्होंने लिमिट में यूज़ किया, जिसकी वजह से आज भी हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन अगर हम इनको इसी तरीके से यूज़ करते रहे तो हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन के पास ये चीज़ें ना बचें, इसलिए हमें उनको लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में पढ़ने वाले हैं। दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये किससे बनते हैं, ये बनते हैं डेड रिमेन्स, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं उनसे बनते हैं ये चीज़ें। ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स, इसलिए इनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। अब सबसे पहले कोल, यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। It has a
इट इज एज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। ये कैसा होता है? स्टोन की तरह हार्ड होता है और ब्लैक कलर का होता है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड अर्लियर। पहले ये फूड कुक करने के काम में आता था। इट वॉज यूज इन रेलवे इंजिन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजिन। रेलवे में भी काम में लिया जाता था। इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल पावर प्लांट में भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। और बहुत सी अलग अलग इंडस्ट्री में कोल फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। अब ये कोल आया कहाँ से और कैसे बनता है? सो अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड्स एरिया। जो अर्थ है 300 मिलियन ईयर्स पहले वहां पर बहुत सारे फॉरेस्ट हुआ करते थे। कौन सी? निचली जगह पर, ठीक है, वो एरिया जो नीचा होता है, जहाँ पे पानी आराम से भर जाता है। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग। और फ्लडिंग में क्या होता है? पानी के साथ मिट्टी भी आती है, तो धीरे धीरे मिट्टी दर मिट्टी परत जमती जाती है, ठीक है। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गेट बरीड अंडर द सॉइल। अब इसकी वजह से क्या हुआ? जो पेड़ पौधे वहां थे वो नीचे दबते चले गए मिट्टी के। एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड। अब जितना ज्यादा उन पर वजन बढ़ता जाएगा वो दबते जाएंगे, ठीक है। एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज द सैंक डीपर एंड डीपर। जैसे जैसे वो नीचे जाते गए, नीचे का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ता चला गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। तो जो पुराने दबे हुए जो प्लांट्स हैं वही कोल हैं, जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से किस में कन्वर्ट हो गए हैं? कोल में कन्वर्ट हो गए हैं। एज कोल contain mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization। अब कोल में कार्बन होता है, तो जो ये प्रोसेस होती है ना डेड वेजिटेशन का कोल में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को कहते हैं हम कार्बोनाइजेशन। यह आप भी अंडरलाइन कर लेना। सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। अब ये भी डेड रिमेन्स से बना वेजिटेशन के, इसलिए इसको भी फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। अ कोल माइन इज शोन इन फिगर। ये कोल माइन शो की गई है इस फिगर में, ठीक है, जमीन के नीचे होती है। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कोल को बर्न किया जाता है तो उसमें से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस। ये सारी चीजें मिलती है हमको कोल से। अब सबसे पहले कोक। कोक क्या होता है? इट इज अ टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस। ये टफ होता है, पोरस मतलब इसमें छेद होते हैं, और ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। सबसे प्योर फॉर्म माना जाता है कार्बन का, ठीक है। कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। किस में यूज होता है? ये स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है कोक, और बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए कोक को यूज किया जाता है। फिर आता है कोल टार। इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल, ठीक है। ये ब्लैक कलर का मोटा सा लिक्विड होता है और इसकी बहुत गंदी स्मेल होती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। 200 सब्सटेंस का मिक्सचर बना हुआ होता है इसमें। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल for manufacturing various substances used in everyday life and in industry like synthetic dyes, drugs, explosives, perfumes, plastics, paints, photographic material, roofing material, etc. Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. कोल टार से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिलती है हमको, यहाँ पे वो लिखी हुई हैं। जो हमारी नैप्थलीन बॉल्स होती है ना, जो हम रखते हैं अलमारी वगैरह में, वो बॉल्स भी इसी कोल टार से बनती हैं। These days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for melting the roads. पहले जहाँ पर कोल टार यूज किया जाता था सड़कों पर, डामर जिसे कहते हैं, अब डामर यूज करने लगे हैं, पहले कोल टार यूज किया जाता था, ठीक है। डामर को हम बिट्यूमन कहते हैं। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोल को कोक बनाने की जो प्रोसेस होती है उसमें एक गैस निकलती है जिसको हम कहते हैं कोल गैस। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट।
अभी जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट के पास में जितनी इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर अधिकतर कोल गैस को ही यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। अब यहाँ पे बॉक्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, कोल गैस वाज फर्स्ट यूज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग। ये सबसे पहले लंदन में यूज की गई थी स्ट्रीट लैम्प जो होते हैं उसमें एज अ लाइटनिंग करने के लिए। तो ये कब 1810 में की गई थी और न्यूयॉर्क में की गई थी 1820 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारी पेट्रोलियम। You know that petrol is used as a fuel in the automobiles such as motorcycles, scooters, cars. Heavy motor vehicles like trucks, tractors run on diesel. Petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum. The word petroleum is derived from a petra, मतलब rock, and oleum means oil, as it is mined from between the rocks under the earth as shown in figure. देखिए इस फिगर में बता रहे हैं ये कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम से मिलते हैं हमको पेट्रोल और डीजल। जो छोटे व्हीकल्स होते हैं वो पेट्रोल पे चलते हैं, जो बड़े हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं वो डीजल पे चलते हैं, ठीक है। अब पेट्रो का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, मतलब कि रॉक्स के बीच में से निकला हुआ ऑयल को कहते हैं हम पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with the layers of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organism into petroleum and natural gas. अब हमने क्या पढ़ा था अभी तक, कोल हमको कहाँ से मिला था, हमको कोल सॉइल के नीचे से मिला था, मगर पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है, जो हमारा समुद्र होता है ना उसके नीचे, उसकी जो रेत होती है ना, जमीन जो होती है उसका बॉटम जो होता है उसके नीचे अंदर से हमको पेट्रोलियम मिलता है। तो कैसे बना पेट्रोलियम, जब सी के जो ऑर्गेनिज्म थे वो डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जब उनके ऊपर रेत चढ़ जाती है, क्ले चढ़ जाता है, मिट्टी आ जाती है, उसके बाद जब वो नीचे दब जाते हैं तो एयर की एब्सेंस में हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे ये जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पे फिगर में देखिए बताया हुआ है, ये रॉक्स हैं, ठीक है। ये वेल मान लीजिए, ये वेल में से निकालना है, जो तेल का कुआं होता है ना इस टाइप से, ठीक है। ये रॉक्स हैं, फिर रॉक्स के नीचे गैस रहती है, फिर ऑयल रहता है, ठीक है, फिर नीचे वाटर रहता है, ठीक है। इस तरीके से डिपॉजिट रहते हैं लेयर बाय लेयर। It shows the deposits of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. जो वाटर है, ठीक है, नीचे का जो वाटर है ये उसमें मिक्स नहीं होते, इसलिए ये इसके ऊपर है। ना तो गैस वाटर में मिक्स हो सकती है, ना ही ऑयल मिक्स हो सकता है, इसलिए ये ऊपर शो कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले ऑयल की लेयर होती है फिर वाटर की लेयर होती है, वाटर के ऊपर ही ऑयल होता है, ठीक है। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वेनिया इन यूएसए इन 1859 में पेनिसिल्वेनिया में यूएसए में ये पहली बार ऑयल निकाला गया था। 8 years later in 1865 oil was struck at Makkum in Assam. In India oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai high and in the river basin of Godavari and Krishna. यहाँ पे पाया जाता है ऑयल, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ में ऑयल मिल तो गया लेकिन ये तो कच्चा तेल, अब इसको क्या करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा। पेट्रोलियम इज अ डार्क कलर ऑयली लिक्विड, बिल्कुल डार्क कलर का होता है और ऑयली लिक्विड रहता है। इट हैज़ अनप्लीजेंट ऑर्डर, इसमें अच्छी खुशबू नहीं होती, थोड़ी खराब सी होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है, पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, लिब्रिकेटिंग ऑयल होता है, पैराफिन वैक्स होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। अब इसको प्रोसेसिंग करना, इसमें से सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करने की प्रोसेस को कहते हैं हम रिफाइनिंग। इट इज़ कैरीड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। कहाँ पर होता है ये, पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है, ठीक है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल।
अब देखिए ये टेबल है, ये टेबल आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से याद करनी है, ठीक है। ये चूज द करेक्ट ऑप्शन में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, और अलग से भी लिखा हुआ आ सकता है कि आप इस पर्टिकुलर चीज का यूज बताइए। जैसे एलपीजी का दिया हुआ है यहाँ पे यूज, पेट्रोल का यूज दिया है, केरोसिन का दिया है, डीजल का दिया है, लुब्रिकेटिंग का दिया है। लुब्रिकेशन मतलब चिकनाहट के लिए जो यूज किया जाता है उसको कहते हैं हम लुब्रिकेटिंग ऑयल। पैराफिन, वैक्स, ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स और वैसलीन्स बनाने में यूज होता है। बिट्यूमिन क्या होता है, वही डामर जो हम रोड पे और पेंट वगैरह में डाले जाता है, ठीक है। Many useful substances are obtaining from petroleum and natural gas. These are formed as petrochemicals. These are used in manufacturing of detergents, fibers, polythene and other man-made plastics. Hydrogen gas obtained from natural gas is used for the production of fertilizer. Due to its great commercial importance, petroleum is also called black gold. इसके बहुत सारे यूज होते हैं, बहुत सी अलग अलग चीज़ों में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनाई जा सकती हैं, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, ओके। उसके बाद आते हैं हमारे अब नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। ये पाइप्स के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको जब हम हाई प्रेशर पे स्टोर करके रखते हैं तो ये किस में बन जाती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं इसको। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, पावर जनरेशन के लिए यूज की जाती है। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग एंड इट इज अ क्लीनर फ्यूल। ये सबसे कम पॉल्यूटिंग होती है, इसलिए आजकल इसको ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज किया जाता है। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories, where it can be supplied through pipes. Such a network of pipelines exists in Vadodara, Gujarat, some parts of Delhi and other places. ठीक है, ये पाइपलाइंस के थ्रू CNG आसानी से पहुंचाई जा सकती है। Natural gas is also used as a starting material for the manufacturing of number of chemicals. नेचुरल गैस को स्टार्टिंग मटेरियल की तरह भी यूज किया जाता है कुछ केमिकल्स बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया के पास बहुत बड़ा रिजर्व है नेचुरल गैस का। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, और कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है, रिवर का जो एरिया होता है, वहाँ पर भी पाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड भी हैं। ठीक है, यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल। ये फॉसिल फ्यूल है। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। On the other hand, the known reserves of these will last only a few hundred years. Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. Their use is linked to global warming. It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. This will result in better environment, smaller risk of global warming and their availability for a longer period of time. अब इनका जो यूज़ है, इससे पहली बात तो पॉल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, मतलब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है इनके यूज़ से, और ये लिमिटेड क्वांटिटी में भी है। कब तक यूज़ किए जा सकते हैं, कुछ 100 ईयर्स तक और इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइसेस पीपल टू हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग। देयर टिप्स आर, अब इनने बताया कि किस तरीके से हम पेट्रोल डीजल को सेव कर सकते हैं ड्राइव करते टाइम। ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। हमें हमारी स्पीड को कांस्टेंट रखना चाहिए, बार बार कम ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक लाइट्स और एट द प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। जहाँ पर आप वेट कर रहे हैं वहाँ पर आपको इंजन बंद करके रखना चाहिए। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर प्रेशर को करेक्ट रखना चाहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, व्हीकल का रेगुलर मेंटेनेंस करते रहना चाहिए। अगर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा ज़्यादा पेट्रोल और डीजल खर्च होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं चैप्टर के, जो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो थे, कोल, कोल गैस, कोल टार कोक, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी। ओके, उसके बाद ये आपकी समरी दी हुई है। आप सभी चैप्टर की समरी ज़रूर पढ़ा करिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ओके,
अब चलिए एक्सरसाइज के फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं बताइए? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड, वो प्रोसेस जिससे कि पेट्रोलियम कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? रिफाइनिंग कहते हैं। ओके। लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज, सबसे कम पॉल्यूशन करने वाला व्हीकल के लिए कौन सा फ्यूल सबसे अच्छा है बताइए? इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा CNG। ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट में आएगा कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है। उसके बाद सेकंड में आएगा रिफाइनिंग एंड थर्ड में आएगा CNG। ठीक है। उसके बाद टिक द ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरी, क्या लेबोरेटरी में बनाए जा सकते हैं? फॉल्स, लेबोरेटरी में बनाए नहीं जा सकते। CNG इज मोर पॉल्यूटिंग, फॉल्स, CNG तो कम पॉल्यूटिंग होती है। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यस ट्रू है ये। ठीक है, कोक सबसे प्योर फॉर्म होता है कार्बन का। कोल टार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस, ट्रू, ये भी ट्रू है। कोल टार भी वेरियस सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, केरोसिन फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो इसमें बताइए ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? इसमें ट्रू आएगा। ठीक है, क्यों आएगा ट्रू? क्योंकि केरोसिन हमें पेट्रोलियम से मिलता है, पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है, केरोसिन नहीं है। ठीक है, जब हम पेट्रोलियम को रिफाइनिंग करते हैं उसके बाद हमें केरोसिन मिलता है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी। क्वेश्चन आंसर के साथ आपको कुछ असाइनमेंट के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनको आपको या तो किसी कॉपी में लिखना है या फिर आप अलग से पेजेस को फाइल में लगा के उसमें लिख सकते हैं। वो आपका प्रोजेक्ट रहेगा, आपको अच्छे से लिखना है वो चीज। ठीक है, फ्रंट पेज भी बनाना है आपको, उसमें आपको स्कूल का नेम अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, साइंस प्रोजेक्ट। ओके, उसके बाद आपको टॉपिक लिखना रहेगा, क्वेश्चन आंसर जो मैं देने वाली हूँ वो, और वो आपको अपनी मर्जी से लिखने हैं। प्लीज नेट से कट कॉपी पेस्ट मत करिएगा। ठीक है, उसमें हो सकता है कुछ डायग्राम्स हो जो कि आपको सर्च करके लिखना रहे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई रिसोर्स यूज मत करिए, आप रिसोर्स यूज करिए, आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, बट आपको अपने ओन वर्ड्स में उसका आंसर लिखना है। आपको वहां से पूरी लैंग्वेज कॉपी पेस्ट नहीं करना। ओके, उसमें भी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कभी भी पूछेंगे तो मैं आपको जरूर आंसर करूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।